एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर एक बम गिरता है, तो उसकी यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिर जाती है। एक और साथी आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ, दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक-एक करके मैंने अपने 6 में से 7 में से 6 साथियों को वहीं पर खो दिया। वो माँ भारती की गोद में सो गए। अकेला था, जख्मी था, लेकिन फिर भी हिम्मत कम नहीं होने दिया। हिम्मत के साथ फिर उनके साथ लड़ा और लड़ते-लड़ते उनको वहाँ से खदेड़ा, हाथ की हड्डी निकल कर के। नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ है वन ऑफ द बिगेस्ट रियल लाइफ हीरोज और एक लिविंग लेजेंड, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव सर। वो इसे प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और जहाँ तक मुझे पता है उनकी उम्र उस समय सिर्फ 19 साल की थी जब उनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बचपन से ही इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मतलब बचपन से मैं ढूंढ-ढूंढ के इनके बारे में पढ़ा करती थी। सो आज जब फाइनली बात करने का मौका मिला है, सो आई एम वेरी नर्वस और शायद कुछ नर्वसनेस में गलती भी हो जाए, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और अपना समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। सर, कारगिल वॉर के बारे में तो हम आगे जाएँगे, बट उसके पहले थोड़ा बताइएगा अपने बचपन के बारे में। क्या आप शुरू से ही आर्मी में जाना चाहते थे या थोड़ा आपको कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जिसमें आपको लगा कि नहीं अब आर्मी में जाना चाहिए? हाँ, ये देखिए, बचपन में ही नींव जमती है, एक इंसान की नींव वहीं से पैदा होती है। जो हम जैसा सुनते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर विचारों की एक धाराएँ बहने लगती हैं। तो बचपन से क्योंकि एक जवान का बेटा था, एक किसान का बेटा था, तो जो पिता थे अपने युद्धों की दास्तानों को बताया करते थे। तो उनसे प्रभावित हुआ, फिर पिता प्रभावित हुआ कि 6th क्लास में मैंने जब पहली बार अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा, कि ऐसे भी देश के अंदर वो माँ भारती के बेटे हैं जिन्होंने 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया और 9वें पे निशाना लगाते-लगाते अपनी माँ भारती की गोद में सो गया। सोचते थे वो इंसान कैसा होता होगा, जिसमें इतना जज़्बा, जुनून और जोश था। बस इन चीज़ों से प्रभावित होकर के फिर लगा कि नहीं मुझे भी फ़ौज में जाना चाहिए और मैं जाऊँगा। तो जैसे आज का युवा सिर्फ़ आँखों से सपने देखता है, मैंने सपनों को देखा नहीं बल्कि उनको जिया है और ये सच है, जब हम सपनों को जीने लगते हैं, तो वो जिया तो सोल से जाता है, आत्मा से जाता है, हृदय से जाता है और वो एक ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर आपके सपनों में साकार करने में लग गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप फेल हो जाएँगे। तो ये बचपन से था, उसको 6th क्लास से जीता रहा, बढ़ता रहा, पढ़ता रहा और 11th पास किया, 12th में आया, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में फ़ौज में भर्ती होकर के चला गया। और अच्छा। फ़ौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है। तो कुछ बताएँगे? आग का जब हम नाम सुनते हैं तो आग से एकदम से पहला जो प्रतिक्रिया आती है, आग तो जला देती है। हाँ, जला देती है। विचारों को जला देती है, भावनाओं को जला देती है और जब विचार और भावनाएँ जलती हैं तो फिर उसके बाद एक उत्पन्न भी होते हैं भाव। तो फ़ौज तो इसलिए उसको उसमें तपाती है ताकि उसके जो भाव और भावनाएँ रूपांतरित होकर के एक सैनिक के रूप में आ जाएँ। तो जो इंसान सच में अपने कर्म की भट्टी में तपता है, वही कुंदन बनता है और वही एक सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है। बिना तप किए हुए, बिना ताप के लिए हम एक नई आकृति नहीं बना सकते हैं। तो वो आकृति बनी, एक फौजी बने और फौजी जब बनता है तो जब वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं होती है। वो वर्दी तो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसके लिए एक हिंदुस्तानी अपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास को कायम रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। ये उस वर्दी की खास बात होती है। क्या बात है सर। सही कहा, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी सर।
तो सर जब कारगिल वॉर हुआ उस समय आपको फौज में कितने दिन हुए थे? और उसी समय शायद आपकी शादी भी हुई थी जैसा हमने सुना है। बिल्कुल जो है मात्र 2.5 साल की सर्विस थी जब ये कारगिल का युद्ध लड़ने का मुझे मौका मिला, वर्ष 1999। और उस समय ही मैं शादी करके गया था। 5 मई की शादी थी, 20 मई को मैं अपनी लड़ाई के अंदर लड़ाई क्षेत्र में पहुंच गया था। और फिर वहाँ एक नया माहौल था, क्योंकि अ, हमने उससे पहले श्रीनगर के अंदर काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ की थी। तो उनको देखते हुए फिर ये लग रहा था कि जो है अब हमें देश के लिए कुछ और बड़ा करना है, और पाकिस्तान ने उस चीज़ को जो है बड़ी बखूबी से अपना इतना जाल बिछाया कि कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक, जहाँ 47 के बाद कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। बड़ा पीसफुल वो बॉर्डर था, लेकिन उन्होंने तो उसी का फ़ायदा उठाया, और उस फ़ायदे के तहत उन्होंने जो है कारगिल, इन तमाम कारगिल, बटालिक, तुर्तुक की जो पहाड़ियाँ थी, इनके ऊपर अपना बेस कैंप बना लिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया। और फिर हिंदुस्तान की फ़ौज को जिस तरह से अ, इसकी जानकारी हुई, और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि एक फ़ौजी ही राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा, देशभक्त नहीं होता। हर हिंदुस्तानी जिसके मन और भावनाओं में हिंदुस्तान बसा होता है, तिरंगा बसा होता है, माँ भारती की छवि बची होती है, वो भी एक योद्धा होता है। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक सिविल बकरवाल ने जी। ऊपर बैठे हुए दुश्मन की जानकारी फौज को दिया। वो एक सच्चा राष्ट्रभक्त था, और उसी जानकारियों के आधार के ऊपर फौज का डिप्लॉयमेंट बढ़ा, और फिर वहां पर एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये एक ऐसा युद्ध था कि इससे पहले दुनिया के किसी देश ने इतनी हाइट्स के ऊपर कोई युद्ध नहीं लड़ा, और युद्ध लड़ा भी है तो उसको जीत नहीं पाया। लेकिन ये हिंदुस्तान की फौज थी, जिसने इतनी दुर्गम इलाकों में, दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके जोश, जुनून और जज्बे से उन पहाड़ियों पर बने हुए बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाया था। ये हमारी फौज की ताकत और मिसाल थी। क्योंकि इंडियन आर्मी का मतलब है देश की सुरक्षा की गारंटी। इंडियन आर्मी का मतलब है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा की गारंटी। ये एक सैनिक अपने इस देश को विश्वास और भरोसा करता हुआ अपने आप को कुर्बान करता है। तो ये उस राष्ट्र की मान, मर्यादा और इज्जत का सवाल था। इतनी पहाड़ियों पर ऊपर आकर के दुश्मन बैठा है, इनको मार भगाना है। मैंने देखा नहीं, उन पलों को जिया भी है कि एक के बाद एक सैनिक शहीद होता चला जा रहा था, लहू की बूंदों से भारत माँ को तिलक करता हुआ चला जा रहा था। और जब शहीद भी होता था तो उसके चेहरे पर डर और की एक सिकन तक नहीं थी, बल्कि मुस्कुराता हुआ, वो खिलखिलाता हुआ चेहरे के साथ इस दुनिया से विदा हुआ, भारत माँ की गोद में सोया। शायद उसको फक्र हो रहा होगा कि एक माँ की गोद छोड़ करके बड़ी माँ की गोद में सोने का जो आनंद है, वो शायद किसी और को ना मिले। उस आनंद को मुझे लूटना है, इसलिए वो इस तरह से मुस्कुराते हुए सोते चले गए। लेकिन पीछे बचे हुए हिंदुस्तानी सैनिकों के हौसले और दुगनी गति से बढ़ने लगे। एक अपने साथियों के खून का बदला लेने के लिए एक के बाद एक युद्ध चले, अटैक हुए। मैं तोलोलिंग टॉप पर 22 दिन तक युद्ध हमने लड़ा था, और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज को पहली सफलता के रूप में वो पहाड़ी पुनः प्राप्त हुई। और अभी मैं 1-2 प्रोग्रामों में था, तो जो कॉर्पोरेट के थे वो सब ये बोल रहे थे, बोला सर फौज में और सिविल में क्या फर्क है? फर्क कोई नहीं है, इंसान तो वो भी है, इंसान आप भी हैं। बस सिर्फ फर्क होता है सोच का। फर्क होता है कि
आप अपने कर्म में कितने दृढ़ता के साथ समाहित होते हैं, उस कर्म को कर्म मान करके करते हो या उस कर्म को पूजा मान करके करते हो। और दूसरी चीज कि सिविलियंस को एक अगर कोई सफलता मिल जाए तो वो 10-15 दिन पहले तो उस सफलता का एंजॉय करता है, सेलिब्रेशन करता है और अपने आप में संतुष्टि कर लेता है। लेकिन फौजी के अंदर संतुष्टि नहीं है। एक अचीवमेंट मिला है, उसको लात मारता है, चाहे कि वो 4 कदम दूर वो लक्ष्य चला जाए, फिर वापस संघर्ष करता है और फिर लड़ता है। तो टाइगर हिल को कैप्चर करने का पुनः हमें टास्क मिल गया और टाइगर हिल तो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी। उस पहाड़ी पर हम 21 जवानों की घातक प्लेटून 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चढ़े और 2 रात और 1 दिन चलने के बाद वो तीसरी रात का मंजर तो एक बहुत भयानक मंजर था। रास्ते कोई नहीं मिल रहे थे, रस्सियों के सहारे चढ़ रहे थे। दुश्मन ने फायर खोल दिया। फायर खोलते ही हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान ऊपर पहुंचे और सातों जवानों ने आधा धुंध फायरिंग किया और फिर वहां पर जो पाकिस्तान के जवान थे उनको मौत के घाट उतारा। वहां से जो टाइगर हिल टॉप था मात्र 50-60 मीटर रहा और उस टॉप से पर तो उनका एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी मतलब 150 बंदे, हम केवल 7 वो 150। लेकिन हिंदुस्तान के जवान न रुके न थके, न उनके अंदर डर था, बल्कि साहस और धैर्य जुनून के साथ हम वहां पर बढ़ते रहे, लड़ते रहे और 5 घंटे तक हमने वो युद्ध लड़ा। 5 घंटे के बाद फिर ऐसे दृश्य भी आए, ऐसे वो पल भी आए कि एक कदम रखते थे तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखें तब भी हेड शूट है। फौज के अंदर विड्रॉल नहीं, फौज के अंदर एडवांस ही एक शब्द होता है। और फिर मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। हर माँ अपने बेटे को वीर चाहती है, हर एक बहन अपने भाई को वीर चाहती है, हर एक सुहागन, हर एक पत्नी अपने पति को वीर चाहती है, कोई भी कायर नहीं चाहता। तो ये बेटे कैसे कायर बन सकते थे? लड़ते रहे। इतना तो पता था कि यहां से वापस नहीं जाएंगे, लेकिन डरपोक और बुजदिल की तरह तो नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारी माओ ने, हिंदुस्तान की मां ने, भारत मां ने हमें कायर और बुजदिल पैदा नहीं किया, डरपोक पैदा नहीं किया, हमें तो सिंगनी और शेर पैदा किया है। तो मरना भी तो है सिंगनी और शेर की तरह मरना चाहिए। लड़ते रहे 5 घंटे, लड़ते लड़ते मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर एक बम गिरता है तो उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। एक और साथी आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने 7 में से 6 साथियों को वहीं पर खो दिया। वो माँ भारती की गोद में सो गई। अकेला था, जख्मी था, लेकिन फिर भी हिम्मत कम नहीं होने दिया। हिम्मत के साथ फिर उनके साथ लड़ा और लड़ते लड़ते उनको वहां से खदेड़ा। हाथ की हड्डी निकल करके बाहर थी, पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी। बेबस और लाचार हो गया था, चल नहीं सकता था, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ था, बल्कि धैर्य के साथ, साहस के साथ लड़ा, हिम्मत को बटोरा। 5-6 मीटर तक लुढ़क लुढ़क करके फायर करता रहा, कभी इस पत्थर से, कभी इस पत्थर से, जिसमें 4-5 पाकिस्तानी मारे भी गए। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, भाग खड़े हुए। 4-5 मीटर तक जाने के बाद देखता हूँ सामने तो लंगर चल रहा है, लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन के डिप्लॉयमेंट, सब कुछ छोड़ करके भाग रहे थे। और बस उस समय एक जहन के अंदर पागलपन था कि अपने साथियों को बचाना है, नीचे अपने पोस्ट पर जाना है। फिर हिम्मत को बटोरा, धीरे धीरे
फिर अपने उन साथियों तक आया जहां पर वो शहीद हो रखे थे। चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो भी छत विछत अवस्था में थी। उनके पास बैठ करके बहुत देर रोया। फिर उस परमात्मा की अरदास करी और सिर्फ ये भाव जागृत किए कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। इसी भाव के साथ शायद कोई ईश्वरीय शक्ति भी साथ कर रही थी, साथ दे रही थी। सच में है, किसी ने जो शब्दों में लिखा है कि व्यक्ति अगर हिम्मत करता है तो खुदा भी मदद करता है। तो उस समय तक हिम्मत नहीं हारी, परमात्मा को याद करता रहा तो परमात्मा भी प्रकट हुए। उन्होंने आवाज दिया, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा, क्योंकि 2 साल की 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न तो उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। तो लेकिन परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और फिर वहां से हम अपने साथियों के पास पहुंचने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन दिया। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचाया गया। इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरे को देख सकता? मैं कहा साहब आंखों से दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन सुनाई दे रहा है। फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ा सा डॉक्टर आ गया, उसने ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोलते हैं कि बोला बेटा कुछ वहाँ की इंफॉर्मेशन बता सकता? हाँ साहब बता सकता हूँ। तब वहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन को से अवगत कराया, अपनी टीम से, अपनी टीम के कार्यों के बारे में बताया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने हमला किया और उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत एक ऐसी जीत जिसने कारगिल का यू टर्न कर दिया था। सीज फायर हो गया था उसके बाद, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2024 एक ऐसा पावन वर्ष रहा जो कारगिल की स्वर्णिम जीत का रजत जयंती वर्ष रहा है। पूरा देश, देश के हर नौजवान अपने उन वीरों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और ये सच है, भारत के अंदर नारी और वीरों का जो सम्मान है, इसीलिए भारत माँ न जाने कितने कितने योद्धाओं को पैदा अपने गर्भ में पालती है और पैदा करती है। ऐसी भारत माँ की मिट्टी से जन्म लेना हम सबका बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और हम सिंगनिया और शेर हैं। और जो सिंगनिया और शेर जब बॉर्डरों पे खड़े होते हैं तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है और निडरता के साथ वो दुश्मन का सामना करता है। मैं बस इतना कहूंगा अपने नौजवान साथियों से कि जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोलता को आप पहचानो। राष्ट्र समाज के हित में अपने जीवन का समर्पण करो, तभी ये राष्ट्र सुपर पावर, सशक्त, समृद्ध बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हम वापस अपने सनातन, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति का हम झंडा लहरा पाएंगे। जी सर, बहुत बड़ी बात कही। सर, जैसे आपने अभी पूरी बातें बताई, बस मैं जानना चाहती हूँ कि घाटक प्लाटून के लिए आपको जो कमांडर या जो चीफ या लीडर चुना गया, ये क्या मतलब किसी कुछ आपने ट्रेनिंग की थी उसकी वजह से था, या मतलब लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया गया क्योंकि आपने वॉर में अच्छा परफॉर्म किया था? हाँ बिल्कुल, जो है क्योंकि इंसान के पद और ओहदे की वैल्यू नहीं होती, पहचान नहीं होती है। हाँ, पहचान होती है उसके कर्म से। 22 दिन जो हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर 15 जवानों ने एक वर्क किया, एक काम किया कि जो फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्युनिशन पहुंचाना। तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो फिजिकली, मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए थे कि 22 दिन तक ना हमने खाना खाया, ना पानी पिया, ना सोए, ना थकावट, लगातार चलते रहे। और उसी कर्म को, उसी कार्य से पहचान बनी
कि फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। सर, चूंकि आपने तोलोलिंग की भी बात की है, तो तोलोलिंग में जैसा आपने बताया 2 अधिकारी थे और दोनों राजेश अधिकारी, एक तो उनका नाम भी था और दूसरे आपके विश्वनाथन सर, उन दोनों के साथ कभी आपने बातें की थी या आपको कुछ भी उनकी मेमोरीज हैं थोड़ी-मोड़ी भी? बिल्कुल, क्यों, बिल्कुल यादें यादें हैं, उनके साथ सर्व किया था। मेजर राजेश अधिकारी तो हमारे कमांडिंग कंपनी कमांडर थे, तो उनसे तो बहुत अच्छे से जो है वाकिफ़ियत थे। और मुझे वो याद है जनवरी 1999 कि मैं जब छुट्टी आ रहा था तो उन्होंने बोला कि 2 महीने की छुट्टी क्यों जा रहा है? मैं कहा सर पहले ही काट के आ जाता हूँ, फिर बाद में नंबर पड़ेगा कि नहीं। बोला फिर आने के बाद बोलेगा शादी है मेरी। मैं कहा नहीं सर, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अ, वो बड़े ही खुश मिजाज थे और गिटार बजाने का उनका शौक था, क्योंकि संगीत व्यक्ति की एक नर्वस सिस्टम में हैप्पीनेस पैदा करता है। तो जब भी हम काम से आते या ऑपरेशन से आने के बाद आधे घंटे उनके गिटार को सुनते, तो बहुत अच्छा लगता था, एकदम से पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती। तो वो उनसे बहुत अ, हमारा जो है गहरा से रिश्ता रहा, संबंध रहा, क्योंकि कंपनी कमांडर थे। दूसरे कर्नल विश्वनाथन सर, वो हमारे सेकंड इन कमांड थे और सेकंड इन कमांड वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो उनसे कई बार जब साक्षात्कार होता था, इंटरव्यू होता था, मिलने के लिए जाते थे। उनका वो याद है कि जब 98 के अंदर हम अमरनाथ यात्रा में थे, तो जो पंचतरणी में हमारा कैंप था, वहाँ एक कुक ने वो बनाया, हलवा बनाया था, तो उस हलवे में गाँठ पड़ी हुई थी। हम सब ने बोला सर हलवा खा कर के जाओ, तो उन्होंने जब देखा कि यार वो फिर सबको पहाड़ी के ऊपर से चक्कर कटाया था। तो वो चक्कर आज लगता है कि जो ना वो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही था, ताकि और सुधार के लिए। और क्योंकि हम ये हमारी आदत बन गई है कि हम मेंटली इतने ज़्यादा सुधरते नहीं है, जब तक हमें कोई पनिशमेंट ना मिले। और जब पनिशमेंट मिलता है तो फिर हमें वो उस चीज़ गलती का एहसास होता है कि यार नहीं ये मेरी गलती थी। और वो एहसास के साथ आपकी जो है ना इमोशनली और मेंटली जो है ना, वो भी स्ट्रांगनेस होती है। तो ये उनके साथ में ये चीज़ें रही। सर, जैसे जिसको पता नहीं है वो मैं थोड़ा एक बस जस्ट एक ब्रीफ दे दूं। आप लोगों ने लक्ष्य पिक्चर देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी होगी। उसमें जो लास्ट में ऋतिक रोशन, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे फिक्शंस भी थे, लेकिन लास्ट में जो ऋतिक रोशन जो टाइगर हिल जो जो लास्ट में दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है एंड ऑल, वो सीन एक्चुअली योगेंद्र सर के लाइफ पर ही आधारित था। वो ही टाइगर हिल्स थी जिसने कि जैसा कि अभी सर ने बताया पूरी तरह से वॉर का सिस्टम ही बदल दिया। टाइगर हिल्स एक ऐसा पॉइंट था कारगिल युद्ध का जिस जहां पे पाकिस्तान का प्रेजेंस का मतलब था कि वो वहीं से किसी भी सप्लाई को रोक सकते थे। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी जो फाइनली हम लोगों ने प्राप्त की और जिसके बाद कुछ ही दिनों में जैसा कि सचिन सर ने बताया सीज फायर भी हो गया था। तो आगे जैसे कि एक सर एक बात हमें पता चली थी कि आपके ग्रुप में एक और योगेंद्र सिंह यादव भी थे जो घातक में ही जी। थे और शायद उनकी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी हो गया था कि परमवीर चक्र में नाम किसका जाएगा एंड थोड़ा तो उनकी उनकी वो आप उनके बारे में कुछ नहीं, नहीं, बताएंगे? नहीं, 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 कन्फ्यूजन कुछ नहीं था। कन्फ्यूजन कुछ नहीं था, नाम सेम थे, लेकिन आर्मी नंबर तो सबका अलग-अलग होता है। एक नाम के लाखों व्यक्ति मिल सकते हैं, नंबर का एक ही मिलेगा। तो अच्छा अच्छा। वो पोस्टमसली यहाँ पर आकर के इन्होंने एमओडी में जो है कहीं न कहीं कुछ उनके साथ त्रुटि रही होगी, तो इसलिए उन्होंने मरणोपरांत, लेकिन सुबह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस चीज़ को जो है गलती को माना और उन्होंने आकर के फिर बधाई दी है। अच्छा, वो भी आपके साथ घातक प्लेटून में घातक में ही थे, बिल्कुल उनका भी घातक, टाइगर हिल? हाँ, बिल्कुल घातक, बिल्कुल, बिल्कुल। सेम एक्शन में थे, सेम जगह पे। सर, एक बात बताइए, आपके ही यूनिट में 18 ग्रेनेडियर्स में ही एक और ऑफिसर थे इनफैक्ट लेफ्टिनेंट बलवन,
जिनका भी नाम परमवीर चक्र के लिए नॉमिनेट हुआ था और इवेंचुअली उनको महावीर चक्र मिला था। ये आप उनसे आप वो आपके क्या आप वो उनके साथ आपका रिलेशन था या आप उनके साथ भी आपने काम किया था? वो भी बिल्कुल शायद बहुत घातक प्लेटून के ही वो हमारे कमांडर थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। तो उनके नेतृत्व में ही वहां पर युद्ध लड़ा गया। एक अकेला सैनिक युद्ध नहीं लड़ता है, उसके साथ में न जाने कितने उनके जो जूनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, सभी उस हालात में होते हैं। और लीडर अपनी टीम को एक साथ बांध करके रखता है और लीडर के मोटिवेशन पर ही एक जवान आगे बढ़ता है। तो बलवान साहब हमारे टीम लीडर थे और वो बहुत एक यंगेस्ट ऑफिसर, तभी वो कमीशन होकर के भी आए थे और बहुत बहादुर जो है वो ऑफिसर रहे। उनके जो है नेतृत्व में ही हमने टाइगर हिल पर चढ़ाई चढ़ी और हमने जीत हासिल करी है। आप अब भी उनसे कांटेक्ट में हैं? बात होती है उनसे हाँ, कभी? बिल्कुल कांटेक्ट में मिलते रहते हैं हम महीने 2 महीने के बाद में। अरे वाह! सर इस टाइम तक जब तक टाइगर बिकॉज़ जब शुरू-शुरू में वॉर शुरू हुई थी तो लोगों को लग रहा था बिकॉज़ पाकिस्तान डिनाई कर रहा था अपना इन्वॉल्वमेंट, तो लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे मुजाहिदीन हैं। तो ये टाइगर हिल तक आते-आते या तोलोलिंग के समय में भी आप लोगों को कब रियलाइज़ होने लगा कि वो कोई मुजाहिदीन नहीं है बल्कि आर्मी रेगुलर्स होंगे? हाँ, वो तो 28 मई को ही डिक्लेयर हो गया था कि यह मुजाहिदीन नहीं है। शुरुआत में ज़रूर जो इन्फॉर्मेशन थी तो उसमें मुजाहिदीन, टेररिस्ट इस तरह से बताया गया, लेकिन 28 मई को जब हमारे मिग-21 को गिरा दिया, हमारे एक फाइटर हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया, तो उस दिन सबको हिंदुस्तान और सेना को भी आभास हो गया कि यहाँ पर मुजाहिदीन नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है, क्योंकि मुजाहिदीन के पास में एंटी गाइडेड मिसाइल नहीं हो सकती। तो फिर जब टोलोलिंग के ऊपर पूरा जो है ये पता चल गया था कि यहाँ इनकी फौज है और हमने जो उनके पाकिस्तानी जवान जो मारे गए तो उनके आई कार्ड, पे बुक सारा कुछ हमने जो है वहाँ से रिकवर किया और पूरे यूएन में जो है हिंदुस्तान की सरकार ने उसको रखा कि ये देखो ये मुजाहिदीन बताते हैं, ये इनकी पूरी टेररिस्ट नहीं बल्कि आर्मी है, रेगुलर आर्मी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी। और हमने ये भी सुना है सर कि कुछ टाइगर हिल के एक का में कोई एक पाकिस्तानी एनएलआई का ही कोई आई गेस मुझे नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी, कोई एक हवलदार था जिसको इंडियन आर्मी ने एक्चुअली रिकमेंड किया कि उसने बहुत अच्छे से लड़ाई किया तो उसके बाद नहीं, 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 पाकिस्तान वालों ने हाँ, उनका एक ऑफिसर था, ठीक है? उनका एक ऑफिसर था। देखिए, जब सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, चाहे इधर का सैनिक हो, चाहे उधर का सैनिक, और जो वीरता, जो शौर्य, जो पराक्रम होता है, वो सीमाओं में नहीं बनता है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, जो वीरता, शौर्य और पराक्रम का हमेशा सम्मान करता है। तो उसको जब युद्ध करते हुए देखा गया और उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटी थी, उसको देखते हुए हमारे जो इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने पाकिस्तान को लेटर लिखा कि तुम तो इनको मुजाहिदीन कह रहे हो, ये फलाना सिंह है और इसको जो है पाकिस्तान का जो निशाने हैदर के लिए रिकमेंड किया, उसको मिला भी है। वाह! देखिए ये होती है एक्चुअल वीरता का सम्मान करना कि एनिमी को भी हम इतना सम्मान हमने दिया था। देखिए देखिए हिंदुस्तान ऐसी संस्कृति का देश है कि वो हर विश्व के इंसान को अपना ही इंसान समझता है। वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, तो वो वहां पर भी साक्षात्कार हुआ। अभी हमने उनकी बॉडियों को, उन्होंने तो नकार दिया कि ये हमारे है ही नहीं, उनकी बॉडियों को भी नीचे ला करके जो ठीक ठाक बॉडियां थी उनको नीचे ला करके एक सैनिक के सम्मान के साथ दफन किया गया। ये हमारे देश की विरासत, संस्कृति है। सर फिर कारगिल वॉर हो गया, उसके बाद तो आप कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहे होंगे जैसा आपने कहा और कारगिल के बाद की आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? आई एम श्योर कि बहुत ही डिफरेंस लगा होगा उसके बाद। बिल्कुल, बिल्कुल जो है देखिए आफ्टर कारगिल, आफ्टर अवार्ड तो एक नया चेंज था और जब
सिर्फ 10वीं पास था। उसके बाद 12th किया, पहले एजुकेशन को बढ़ाया, 12th किया, बीए किया, बीएड किया, आर्मी के कोर्सेज किए और फिर 8 साल एज ए इंस्ट्रक्टर मैंने जो है अपना टर्नओवर पूरा किया। फिर क्योंकि ये तो था कि अब लोगों के बीच जाना होगा, उस अपने उन शहीदों के शौर्य को बताना होगा, तभी इस राष्ट्र के अंदर अपने उन नौजवानों के अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम जागृत होगा। तो ये चीजें कचोटती थी कि यार नहीं, तुझे पढ़ना है, तुझे जाना है, तुझे ये करना है। तो सर्विस करते करते मैंने पढ़ाई किया और फिर एक सैनिक को पूरी लाइफ के अंदर मीडिया से कांटेक्ट करने का जो है मौका नहीं मिलता, वो मुझे मिला क्योंकि एज ए अवार्ड होल्डर होने के नाते मीडिया वाले मुझसे बात करने लगे। स्कूल और कॉलेज में तो कोई जा ही नहीं सकता था। फिर मैं स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने लगा, आईआईटी, आईआईएम में जो है बच्चों को मोटिवेट, और अभी 25 साल से लगभग 10-20 लाख 10-20 लाख जो है युवाओं से मैं मिला हूं, उनसे वार्तालाप किए हैं और बहुत सारे युवाओं ने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं। और बस अभी भी जीवन का यही पर्पज है कि जब तक इस शरीर के अंदर सांस है तब तक जो है युवाओं के अंदर उस शौर्य गाथा से प्रेम भक्ति को राष्ट्र के प्रति जागृत करता रहूं। बस यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे जीवन का अभी लक्ष्य भी है। क्या बात है सर। तो आपने आर्मी से रिटायरमेंट फिर कब ली? मुझे लगता है कि अभी 2 साल हुए हैं आपको। हाँ, 2 साल पहले लिया। जी, तो ये आपने क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी या आपका टेन्योर खत्म हो गया था? क्योंकि नहीं, सर आप बहुत यंग लग रहे मेरा हो अभी। नहीं, मैं 42 साल के अंदर रिटायरमेंट हो गया था और 25 साल सेवा करी थी। अच्छा। तो आर्मी के बाद सर अभी आपके क्या एंगेजमेंट्स रहते हैं? अभी आप जनरली इसी तरह से कोशिश करते हैं कि लोगों को मोटिवेट करें हाँ, या? मैं जनरली मेरा यही है, कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और मैं एलन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में भी एसोसिएट हूँ, उनका कंसल्टेंट हूँ। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी संख्या है स्टूडेंट की, 3.5 लाख स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया उनका है। तो उनके साथ में भी वार्तालाप, और ये मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि पिछले साल जब कोटा के अंदर सुसाइड चल रहा था, एलन के भी 25 बच्चों ने सुसाइड किया। जिस दिन मैं गया था उस दिन 25 सुसाइड हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब सेशन किया, 2 लाख स्टूडेंटों से संवाद किया, दिन रात किया, तो उसके बाद आज तक एलन के अंदर कोई सुसाइड नहीं है। अरे वाह! सर आपकी कहानी है ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग, अगर आपने सबको सुनाई होगी तो। अभी भी सुन के ही मेरे को बहुत लग रहा है कि क्या वो दिन आपको बीता होगा। जी, जी, जी। सर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा शायद आपकी लाइफ से थोड़ा अलग है, लेकिन अभी जो आर्मी में अग्निवीर स्कीम आई है, उसके हुँ, बारे में आपकी क्या राय है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उस दिन आप जो कुछ भी कर रहे थे, कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये तो होगा कि भगवान ना करे कुछ हो जाता है मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को देखेगी। अब जो अग्निवीर स्कीम आएगा, क्या वो लोग वही शौर्य दिखा पाएँगे? नहीं, क्योंकि देखिए, ये आपका घर है, आप इसमें रहते हो, आप इस घर से जुड़े हो, इस घर के ऊपर कोई पत्थर मारेगा तो आप जो है डंडा लेकर के भागोगे? जी। और जब दूसरे के घर में कोई पत्थर मार रहा, जो आपको पता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, तो इसमें कोई भी तोड़-फोड़ करो, आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ये जो अग्निवीर है, ये अग्निवीर राष्ट्रहित, सेनाहित बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इमोशनल से, एक आत्मिक प्रेम, आत्मिक लगाव से, एक नाम से, एक नमक से, एक निशान से, एक व्यक्ति के अंदर एक अपनी ताकत आती है, अपनापन आता है, और उसी अपनेपन से जो है वो अपने आप, अपने पलटन की इज्जत, अपने देश की इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। अभी अगर मैं अपने आप को कहता हूँ तो ये शरीर मेरा इंडियन आर्मी है, लेकिन यूनिट जो मेरी पलटन है वो मेरी आत्मा है। तो जब तक वो चीज आपके आत्मा से नहीं जुड़ेगी तो आप कैसे खुशी खुशी
आप हर काम को करने के लिए तैयार हो जाए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, इसीलिए आपको थोड़ा-सा कट मिलेगा यहाँ पे। मेरा नेट चला गया था हेलो। और उसके बाद नेट वापस आना है। अभी आपको आ रही है मेरी अभी आवाज़ अभी सर? नहीं? जी, हाँ, आ मुझे रही आ है। रही है। जी। सर मैं कह रही थी कि आपने अब आपने जेसीओज़ को ट्रेन किया, आपने जो आपके सैनिक कैडर्स हैं उनको ट्रेन किया है और अब आप स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने कई लोगों को मोटिवेट किया है, कई लोगों को ट्रेन किया है। ऐसे में अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे जो भी लोग आज सेना में जॉइन करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपकी कोई संदेश देना चाहोगे या कुछ आप सोचोगे उनके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सेना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हम सीधे तौर के ऊपर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना को साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फ़ौज एक ऐसी एडवेंचर है जो आपको पूरा देश घूमने को मिलता है। आपको जो है आपको स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है। यानी हर तरह से जो परफेक्ट अगर किसी चीज़ कोई संस्था है तो वो फ़ौज है। फ़ौज हमें आत्मसम्मान और अभिमान सिखाती है। फ़ौज हमें डिसिप्लिन सिखाती है। फ़ौज हमें जीवन को जीने के तरीके सिखाती है। तो जो आप लोग अगर फ़ौज को जॉइन करना चाहते हैं एज़ ए ऑफ़िसर, एज़ ए जवान, तो ये आपके जीवन शायद धरती पर आने का सार्थकता हो जाएगी और आपको वो वर्दी पहन कर के होगा और जीवन की एक नई दिशा मिल जाएगी। तो यही मैं जवानों से कहना चाहूँगा कि राष्ट्र और सेना ये आपके लिए है, आपकी है और आप इससे जुड़िए, तभी हमारी सेना और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय हमें दिया, हमारी सारी बातों को कवर किया और हम सब तो ऐसे ही आपके आभारी हैं कि आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है। हमारे कारगिल वॉर में टाइगर हिल हमारे लिए जीती है और आज भी थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत आनंद आया होगा, बहुत मोटिवेशन मिला होगा आपकी बातों को सुन के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और थैंक यू, आप लोग थैंक यू, थैंक यू मैम। और जो लोग भी ये देख रहे हैं, मैं सर के ट्विटर का लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर सर से वहां जाकर के कनेक्ट कीजिए। हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इनफैक्ट मैं जनरली कहती नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं सच में चाहती हूँ कि जगह जगह पे शेयर किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।